अफ्रीकी देशों की विकास नीति के दृष्टिकोण में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि अब अफ्रीकी देश मानते हैं कि उन्हें अपनी रणनीतियों का मालिक खुद होना चाहिए। पश्चिमी ताकतों ने सोचा था कि अफ्रीका बस चुपचाप सौंप देगा 300 मिलियन डॉलर की सोने की संपत्ति, जो बड़े करीने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के एक अनुबंध और डोनाल्ड ट्रंप समर्थित एक डिजिटल करेंसी घोटाले से बंधी थी। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने पलक तक नहीं झपकाई। उन्होंने उस सौदे को जला डाला, उसे एक आर्थिक तख्तापलट कहा और उसी व्यवस्था को उलट दिया जो दशकों से अफ्रीका को जंजीरों में बांधने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब दांव पर क्या है, आइए जानते हैं। घोषणा अचानक आई, लेकिन उसका असर गड़गड़ाहट की तरह था। ओगादोगु में राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे कैमरों के सामने आए और ऐलान किया कि बुर्किना फासो किसी भी हाल में अपना सोना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को नहीं सौंपेगा, चाहे तथाकथित ऋण राहत पैकेज कितना भी वादा क्यों न करे। आता कितना पालता। सिर्फ एक वाक्य से उन्होंने वॉशिंगटन के लॉबिस्टों, IMF अधिकारियों और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वित्तीय समर्थकों की महीनों की चुपचाप चली आ रही साजिश को पलट दिया। यह केवल किसी अनुबंध को नकारना नहीं था, यह पूरे एक सिस्टम को ठुकराना था। दशकों से IMF के सौदे बंद कमरों में साइन किए जाते रहे, जिन्हें जीवन रेखा के रूप में सजाया जाता था, लेकिन बारीक अक्षरों में लिखी शर्तें उन्हें बेड़ियों में बदल देती थीं। लेकिन इस बार वही बारीक अक्षर उजाले में खींच लाए गए और ट्राओरे ने उस पर स्याही लगने से पहले ही उसे बंद कर दिया। IMF का प्रस्ताव बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, अंतर्राष्ट्रीय ऋण खोलने और निवेशकों को यह दिखाने का एक मौका बताया गया था कि देश व्यापार के लिए खुला है। पश्चिमी अधिकारियों को उम्मीद थी कि उन्हें एक मजबूत हाथ मिलाना मिलेगा, लेकिन बदले में मुट्ठी मिली। ट्राओरे ने सौदेबाजों पर आरोप लगाया कि वे आर्थिक तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा तख्तापलट जिसमें न टैंक थे न गोलियां, बल्कि ऐसे अनुबंध थे जो बुर्किना फासो की जीवन रेखा यानी 300 मिलियन डॉलर के सोने के भंडार को छीन लेते। वॉशिंगटन में तुरंत प्रतिक्रिया आई। गुमनाम IMF अधिकारियों ने मीडिया को लीक करके कहा कि ट्राओरे अपने देश की स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं। पेरिस में फ्रांसीसी विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि जो भी अफ्रीकी नेता इस सिस्टम को चुनौती देगा उसे अलग थलग कर दिया जाएगा। लेकिन ओगादोगु में नज़ारा बिल्कुल उल्टा था। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, उनका नाम झपटे हुए और हाथों में तख्तियां लिए जिन पर लिखा था, हमारा सोना नहीं और अफ्रीका बिकाऊ नहीं है। जनता ने सहज ही समझ लिया कि कुछ ऐतिहासिक हो चुका है। पश्चिमी पर्यवेक्षकों को और भी ज्यादा चौंकाने वाला था वह तेजी जिससे एकजुटता फैली। बमाको में माली के अधिकारियों ने इस कदम की सराहना की और सरकारी रेडियो ने घोषणा की। रेत पर एक लकीर खींच दी गई है। न्यामे में नाइजर के नेताओं ने इशारा किया कि वे भी अपने संसाधनों के अनुबंधों की समीक्षा कर रहे हैं। यह खबर साहिल क्षेत्र में तेजी से फैल गई, व्हाट्सएप समूहों, सामुदायिक रेडियो और पैन अफ्रीकी मीडिया के जरिए। इसे महज अस्वीकृति नहीं, बल्कि एक नई जंग की पहली निर्णायक लड़ाई कहा गया। आर्थिक संप्रभुता की जंग। प्रतीकवाद बहुत ताकतवर था। बरसों तक अफ्रीका की दौलत वॉशिंगटन, पेरिस और लंदन के बंद कमरों में तय होती रही और अफ्रीकी नेता सिर्फ उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले बनकर रह जाते थे जो कहीं और लिखे जाते थे। लेकिन ट्राओरे ने पटकथा ही पलट दी। उन्होंने न तो अनुकूल शर्तों के लिए भीख मांगी और न ही धीरे धीरे सुधार की कोशिश की। उन्होंने पूरी पटकथा फाड़ दी और एक संदेश भेजा, न सिर्फ IMF को बल्कि हर अफ्रीकी नेता को, तुम्हें साइन करने की कोई मजबूरी नहीं है। पश्चिमी राजधानियों में अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी वित्तीय चैनलों पर विश्लेषकों ने इस कदम को लापरवाह लोकप्रियता का खेल कहकर कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मानना पड़ा कि यह खतरनाक है, क्योंकि अगर एक छोटा देश इनकार कर सकता है तो और भी कर सकते हैं, और अगर औरों ने ऐसा किया तो पूरे ऋण के बदले संसाधन मॉडल की जड़ें हिल जाएंगी। अचानक 300 मिलियन डॉलर की राशि मामूली लगने लगी, जब इसकी तुलना सोने, यूरेनियम और तेल के उन अरबों डॉलर से की गई जिन पर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं आज भी निर्भर हैं। लेकिन बुर्किना फासो की जनता के लिए मामला सरल था। यह इज्जत की बात थी। साधारण नागरिक जानते थे कि उनका सोना महज IMF की स्प्रेडशीट पर कोई संख्या नहीं है। यह उनके स्कूलों, अस्पतालों और उद्योगों की रीढ़ है। उसे खो देना उनके भविष्य पर नियंत्रण खो देना होता। इसलिए जब ट्राओरे ने ना कहा तो उन्होंने सिर्फ एक अनुबंध को नकारा नहीं, बल्कि यह सिद्धांत दोहराया कि अफ्रीका की दौलत सबसे पहले अफ्रीकियों की है। लेकिन आखिर इस पैकेज के भीतर ऐसा क्या छुपा था जो इतना खतरनाक और घुटन भरा था कि ट्राओरे को तुरंत ब्रेक लगाना पड़ा।
जब इब्राहिम ट्राओरे ने IMF पैकेज को आर्थिक तख्तापलट कहा तो वे रूपक में नहीं बोल रहे थे। यह योजना दशकों के शोषण से गढ़ी गई चालाकी से भरी थी। कागज पर यह प्रस्ताव साधारण लगता था, एक ऋण राहत समझौता जिसे एक डिजिटल मुद्रा नवाचार का सहारा दिया गया था ताकि बुर्किना फासो को स्थिरता और वैश्विक बाजार में विश्वसनीयता मिल सके। लेकिन असल में यह सोने से बनी हथकड़ी थी। इस सौदे के केंद्र में था कोलेटरलाइजेशन क्लॉज। IMF चाहता था कि $300 मिलियन मूल्य का सोना सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाए। जैसे ही बुर्किना फासो चूक जाता, चाहे वह वैश्विक मूल्य में झटके की वजह से हो या क्षेत्रीय अस्थिरता की वजह से, IMF को कानूनी हक मिल जाता कि वह सोने को सीधे जब्त कर ले। और वह भी चुपचाप नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकार हस्तांतरित करके, ताकि कोई अपील, कोई पलटना, कोई राष्ट्रीय संप्रभुता काम न आए। यह एक वित्तीय नीलामी थी जो पहले से तय की गई थी। लेकिन यह तो सिर्फ पहली परत थी। अनुबंध में गहराई में छुपा था फीनिक्स डॉलर फ्रेमवर्क, एक डिजिटल करेंसी प्रयोग जिसे अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के नाम पर बेचा जा रहा था। बिक्री की कहानी आकर्षक थी। ब्लॉकचेन से जुड़ा टोकन जो सोने के भंडार पर आधारित होता ताकि महंगाई से बचाव हो और निवेशक आकर्षित हों। लेकिन जो बात छुपाई गई थी वह यह कि फीनिक्स डॉलर अफ्रीकियों के नहीं, बल्कि पश्चिमी बैंकों और थिंक टैंकों के नियंत्रण में होता। इसका मतलब यह था कि बुर्किना फासो का सोना सिर्फ गिरवी नहीं रहता, बल्कि एक विदेशी जारी की गई डिजिटल मुद्रा की नींव बन जाता, और देश के नागरिक उन फायदों से हमेशा बाहर रहते। अगर इसे लागू कर दिया जाता तो भविष्य में निकला हर औंस सोना फीनिक्स डॉलर के रिजर्व से जुड़ जाता। इसका नतीजा यह होता कि दौलत सीधा पश्चिमी सिस्टम में बहती रहती और बदले में बुर्किना फासो को सिर्फ दिखावटी क्रेडिट मिलते। योजना की चालाकी और उसकी बेरहमी इस बात में थी कि यह कितनी अच्छी तरह से छिपाई गई थी। आम लोगों के लिए यह आधुनिकीकरण का कदम लगता। अफ्रीकी सरकारों के लिए जो ऋण राहत को लेकर बेताब थीं, यह जीवन रेखा लगता। लेकिन जिसने भी बारीक अक्षरों को ध्यान से पढ़ा, उसके लिए साफ था कि यह अफ्रीका को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए नहीं था, बल्कि उसे पश्चिमी सिस्टम से बांधने के लिए था, और वह भी ऐसे तरीकों से जो पुरानी औपनिवेशिक मुद्राओं से भी कहीं अधिक जटिल थे। और यहाँ है सबसे बड़ा झटका। फीनिक्स डॉलर सिर्फ एक आर्थिक औजार नहीं था, यह एक भू राजनीतिक हथियार था। अफ्रीकी संसाधनों को एक ऐसी डिजिटल मुद्रा से जोड़कर जिसका मुख्यालय अफ्रीका से बाहर था, वॉशिंगटन और उसके सहयोगी असल में अफ्रीका की विकास गति तय कर लेते। अधिक तरलता चाहिए, मंजूरी का इंतजार करो। रिजर्व समायोजित करना चाहते हो, बिना उनकी सहमति के संभव नहीं। यहाँ तक कि घरेलू नीतियां जैसे सब्सिडी या बुनियादी ढांचे पर खर्च भी सोने के रिजर्व से बांधे होने के कारण पंगु हो सकती थीं। यानी कागज पर तो संप्रभुता रहती, लेकिन व्यवहार में नहीं। ट्राओरे ने इस जाल को तुरंत पहचान लिया। एक ऐसे नेता के लिए जिसने पहले ही सोने की खदानों को राज्य के स्वामित्व में लिया था, ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करना सब कुछ उलट देना होता। यह ऐसा होता मानो ताले बदलने के बाद फिर से चाबियां लौटा देना। इसीलिए उन्होंने हिचकिचाए बिना इसे नाम दिया, एक आर्थिक तख्तापलट जो सैनिकों की जगह कागजात से रचा गया था। और हमें बड़ी तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए, यह कोई अलग थलग प्रयोग नहीं था जो सिर्फ बुर्किना फासो को निशाना बना रहा था। वित्तीय हलकों से लीक हुए दस्तावेज बताते थे कि IMF यही मॉडल पूरे साहिल में फैलाना चाहता था, और शुरुआत उन्हीं देशों से करनी थी जिन पर सबसे भारी ऋण का बोझ है। मकसद सिर्फ भुगतान सुरक्षित करना नहीं था, यह एक टेम्पलेट तैयार करने की कोशिश थी। अगर बुर्किना फासो साइन करता तो माली, नाइजर और यहाँ तक कि संसाधनों से भरे नाइजीरिया तक उसी जाल में फंस सकते थे। फीनिक्स डॉलर धीरे धीरे एक डिजिटल औपनिवेशिक सिक्का बन जाता जो अफ्रीका को एक नए अदृश्य नियंत्रण के सिस्टम में कैद कर देता। अब सवाल यह है, यह योजना अभी इसी समय क्यों आई? IMF इतना बेताब क्यों है कि वह अफ्रीका के सोने और संसाधनों को डिजिटल जंजीरों से बांधना चाहता है? आइए एक पल के लिए रुकें और कहें धन्यवाद स्टोरी विद तंजरुल समुदाय को, जहां अफ्रीकी आवाजें, कहानियां और विरासतें संरक्षित और मजबूत की जाती हैं। सदस्य बनकर आप सिर्फ एक चैनल को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि एक ताकतवर सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। IMF पैकेज की अस्वीकृति अचानक आसमान से नहीं गिरी थी, यह साहिल में चल रही राजनीतिक आग के बीच आई थी। आप इसे आर्थिक स्वतंत्रता कहें, संप्रभुता कहें, या आलोचकों की भाषा में संसाधन राष्ट्रवाद कहें, लेकिन जो लोग इसे जी रहे हैं उनके लिए यह मुक्ति जैसी लगती है। पीढ़ियों में पहली बार नेता केवल यह कहकर नहीं रुक रहे कि अफ्रीका की दौलत अफ्रीका की है, वे सचमुच उसे ले रहे हैं, खदान दर खदान, कुएं दर कुएं। बुर्किना फासो को ही लीजिए,
2025 में उसने निर्णायक रूप से 5 बड़ी सोने की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उन्हें सोपामिब नामक राज्य स्वामित्व वाली खनन कंपनी के नियंत्रण में रखा। एक ही रात में वे विदेशी कंपनियां जो बरसों से उत्पादन पर हावी थीं, उन्हें बता दिया गया, तुम्हारी रियायतें खत्म, तुम्हारे मुनाफे अब तुम्हारे नहीं। वह सोना जो बुर्किना फासो के सकल घरेलू उत्पाद का 5वां हिस्सा है, अब विदेशी शेयरधारकों की जेब में जाने के बजाय राष्ट्रीय बजट में जाने लगा। एक ऐसे देश में जिसे लंबे समय से नाजुक और असुरक्षित बताया जाता रहा था, यह एक गड़गड़ाहट जैसी खबर थी। लेकिन बुर्किना फासो कोई अकेला मामला नहीं है।